Good afternoon, students. Yeah, good afternoon. तो कल हम लोग कोवेलेंट रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे, isn't it? कोवेलेंट रेडियस। तो हमने ये देखा था कि एक्चुअली एटम का एक एटम तो पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हमने बॉन्डेड एटम्स ले लिया तो शायद हमें दो एटम्स के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस पता लग सकता है, हमें बॉन्ड लेंथ पता लग सकता है, उससे हम लोग रेडियस के बारे एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कल हमने जो देखा था, हमने क्या देखा था कि एक एटम, इंडिविजुअल एटम मिलना मुश्किल है, लेकिन एटम बॉन्डेड फॉर्म में मिलता है, और बॉन्डेड फॉर्म में अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे कि एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट पार्थ बताता हूं कि क्या कोवेलेंट रेडियस केवल नॉन मेटालिक में होता है? तो ऐसा नहीं कहते। कोवेलेंट अगर बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कभी भी ना, या एक बात समझना कि कभी भी ना आयनिक कंपाउंड मतलब प्योर आयनिक नहीं होता है। ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे। आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो वहां पर भी कोवेलेंट रेडियस निकलता है ना। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि तीन तरह के रेडियस, बेसिकली एटॉमिक रेडियस तीन तरह के मिलते हैं हमें। 3 टाइप of radius are commonly used. तीन तरह के रेडियस यूज होते हैं। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होता है क्रिस्टल रेडियस, और जिसे हम लोग मेटालिक रेडियस भी बोलते हैं। क्रिस्टल रेडियस और मेटालिक रेडियस, और तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। अब ये क्या तीनों रेडियस क्या होते हैं, उन पे बात कर रहे थे हम लोग। तो हमने पहला किया था कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस बेसिकली जब कभी, अब कोवेलेंट रेडियस मींस व्हाट, जहां पर दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहेगा। तो कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन क्या था? कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज half of the distance between two nuclei, दो न्यूक्लियस के बीच का हाफ डिस्टेंस जो होगा ऑफ टू like atoms bonded together by single covalent bond, bonded together by single covalent bond। इसे हमने नाम दिया था सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। और हमने ये कहा था कि जैसे जैसे बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे दो एटम के बीच में, वैसे वैसे उनका डिस्टेंस कम होता जाता है ना।
तो ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है सर। आर होमोलिटिक मॉलिक्यूल्स फाउंड थ्रू कोवेलेंट रेडियस? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जनरली हम लोग कोवेलेंट रेडियस से ही फाइंड करते हैं। सर ये लिखा था, फिर लिखना है क्या? नहीं लिखना है ना, क्यों लिखना है? ये पहले ही लिखा हुआ था, जस्ट थोड़ा एक रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि वही पॉइंट कंटिन्यू होगा। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस दो तरह के पहले तो मॉलिक्यूल बनते हैं। एक तो बनता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ बाई 2, है ना। लेकिन यही चीज आप हेट्रो एटॉमिक के लिए नहीं कर सकते हैं। होमो एटॉमिक के लिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस है वो जनरली बॉन्ड लेंथ बाई 2 के बराबर होगा, अगर ये आपका यहां पर कॉमन एरिया है ना। तो ये अगर मेरा डिस्टेंस d है तो जो रेडियस होगा, अगर इसे a एटम कहे और इसे a एटम कहे तो ये कहलाएगा DAA, डिस्टेंस बिटवीन AA का न्यूक्लियस बाई 2 इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो निकल रहा है दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। अब मुझे बता सकते हो क्या कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस से थोड़ा छोटा होगा या बड़ा होगा? कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस से थोड़ा छोटा होगा या बड़ा होगा बताओ? हाँ छोटा होगा, क्योंकि ये कॉमन एरिया देखो यहां से हाफ डिवाइड कर दिया है आपने, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एटॉमिक रेडियस जो होगा इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस? थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं होगा अप्रोक्सीमेटली, लेकिन फिर भी आपका एटॉमिक रेडियस ही थोड़ा बड़ा होगा कोवेलेंट रेडियस से। क्लियर है ना? थोड़ा छोटा होगा, इट विल बी लिटिल स्मॉलर, इट विल बी लिटिल स्मॉलर। ठीक है। अब बोला सर होमो एटॉमिक में तो क्लियर है, लेकिन अगर होमो एटॉमिक ना होके हेट्रो एटॉमिक हो, ये ए है और ये बी है, जैसे HCl का केस आ गया। अब बोला सर अगर आप इसको डिस्टेंस बाई 2 कहोगे तो कोई एक बच्चा भी कहेगा, छोटा बच्चा भी कहेगा कि भैया आपके कैलकुलेशन में भारी मिस्टेक है कि नहीं? अगर ये मेरा डिस्टेंस है d, ये मेरा है a और ये है b, तो इसका डिस्टेंस बाई 2 करेंगे तो कुछ ये यहां आ रहा है, एंड डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस बाई 2 आएगा RDAB, तो RA को क्या मैं DA बाई 2 कहना सही होगा? बोलो, विल बी करेक्ट टू से? नहीं, ये तो गलत हो रहा है। हेट्रो एटॉमिक के लिए कोवेलेंट रेडियस अगर आप डिस्टेंस बाई 2 निकालोगे ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना, जैसे अगर ये ए था और मेरे पास बड़े बड़े दो एटम बी थे, ये मेरे पास दो बड़े बड़े एटम बी थे, एक्चुअली ये देखा गया, एक्चुअली ये देखा गया कि अगर ये दो बड़े बड़े एटम है बी, समझ के ले लो पहले बी एंड बी, क्योंकि नोट्स तो नोटबुक में ही रह जाते हैं, जो हमें दिमाग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि आरबी इज इक्वल टू डी बीबी बाई 2। तो अगर मुझे ये पता है और ये पता है तो ये पाया गया डी ए बी जो था
वो ऑलमोस्ट RA प्लस RB के बराबर ही आना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये इसके बराबर आना चाहिए था। DAB मस्ट बी इक्वल टू RA प्लस RB के बराबर आना चाहिए था। तो सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे A का वैल्यू पता है, मुझे B का नहीं पता है, लेकिन मुझे DAB पता है, तो क्या मैं RB का वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं आराम से? आप समझ रहे हो? ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, मुझे क्या नहीं पता है? RB नहीं पता है। तो कैन आई फाइंड वैल्यू ऑफ RB? तो बोला हाँ, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, है ना? तो बोला गया एक्चुअली, एक्चुअली एक्चुअली बाद में क्या बोला देखो, जैसे ही ये इन्होंने क्या कहा, यहां पर इन्होंने क्या कहा देखो, हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक मतलब क्या? जहां पर दो अलग अलग तरह के एटम्स हों। तो हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए यहां पर चीजें आती है। एक बात ध्यान से समझना, होमो एटॉमिक में कोई प्रॉब्लम नहीं था। होमो एटॉमिक में क्या था? जस्ट डिस्टेंस बाय 2 कर दो, आपको होमो एटॉमिक का मिल जा रहा था। अब हेट्रो एटॉमिक के लिए एक तो बोला गया, एक तो कहा गया कि भैया ये बाई 2 नहीं हो सकता है, ये बाई 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि हेट्रो एटॉमिक है तो डेफिनेटली उनके बीच का साइज कुछ कुछ अलग भी हो सकते हैं। हेट्रो एटॉमिक में साइज में डिफरेंस आ सकता है। तो हेट्रो एटॉमिक के केस में पहला तो बोला गया, इफ if both atoms are, हाँ एक मिनट रुको ना, एक मिनट पहले पूरा समझा देता हूं फिर लिखना शांत। इफ बोथ एटम्स आर linked by single covalent bond and have nearly same electronegativity, having same electronegativity, the bond length, जो bond length DAB was found to be, बोलता है अगर ए और बी के बीच का, अच्छा ये टर्म सुने हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये सबको पता है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एवरीवन नो? एक बार बताओ, सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो बोलता है अगर ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, बराबर नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट अगर एक रेंज पे है, तो बोलता है यहां पर DAB जो आएगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RA प्लस RB। तो ये तो वैलिड है जब कहा दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर हो। बट दूसरा केस ये पाया गया, इफ large difference is there, large difference in the electronegativity value is present. If large difference in electronegativity of two atoms A and B is there, अगर दोनों के बीच में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उन्होंने बोला कि DAB जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है RA
प्लस RB माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, और ये वैल्यू आएगा मॉड में, मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है कभी। Where XA and XB are what? Electronegativity of, where XA and XB are electronegativity of A and B respectively. Where A and B are, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको A और B का दिया रहेगा। A and B are electronegativity value of A and B respectively। तो अगर आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ए और बी के बीच में, तो आप इस फॉर्मूला से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता है और इनमें से एक आर ए या आर बी पता है और ये दोनों वैल्यू पता है, तो आप दूसरे मॉलिक्यूल का ए या बी का एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले अभी क्या करना है आपको, ये दोनों पॉइंट लिखने हैं, ये दोनों पेज। यहां पर देखो, यहां पर कुछ तो मैंने बताया नहीं है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जनरली आरए क्या होता है, अगर होमो एटॉमिक है तो डिस्टेंस बाय 2 कर दो। अगर होमो एटॉमिक है डिस्टेंस बाय 2 कर दो। लेकिन अगर होमो एटॉमिक नहीं है, हेट्रो एटॉमिक है, तो डिस्टेंस बाय 2 करना मुश्किल होगा। तो बोला गया जनरली, देखो एक बात यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया कि एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस से, है ना, ये एक समझाया। यहां समझाने के बाद मैंने जो लिखने वाला पॉइंट था वो कहां दिया है, यहां पर दिया। अब आप इसको लिख के डन कर सकते हैं। ठीक है, तो शांतनु पिछले स्लाइड में कुछ भी नहीं था, यहां पर सब कुछ है लिखने के लिए। ठीक है, ये लिख लो। एंड जनरली कोवेलेंट रेडियस किसके लिए यूज होता है, नॉन मेटल के लिए जनरली यूज होता है। लेकिन क्या कोवेलेंट रेडियस मेटल के लिए यूज नहीं होता है, तो बोलता है मेटल के लिए भी यूज होता है। तो यहां सब कुछ लिखने के लिए। फर्स्ट वाला स्लाइड तो मैंने ये तो कल के क्लास का है अवधुत, ये कल के क्लास का है फर्स्ट स्लाइड। कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन जो कल लिखाया था वही रिपीट किया मैंने। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जल्दी जल्दी बाकी सब लोग डन करो। कोवेलेंट रेडियस को खत्म करेंगे, फिर क्रिस्टल रेडियस के लिए जाएंगे, और फिर वैन वाल रेडियस। हाँ जल्दी लिख लो। एंड मोस्टली आपको कल से शायद कल से कल 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 कौन सा है, फ्राइडे ना, कल फ्राइडे है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे मोस्टली यू हैव ऑफ, छुट्टियां। क्योंकि मंडे से आपको ऑफलाइन आना है। हाँ, ये आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। मैं घर का भेदी हूं, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, बट आने वाला है अभी। आप शाम तक आपको नोटिस आ जाएगा। टेस्ट भी नहीं रहेगा संडे को, टेस्ट 9th 10th का भी। यस, छुट्टियां 9th 10th का पता नहीं, आपको विक्रांत सर से बात करना पड़ेगा 9th 10th वालों को।
छुट्टियों के लिए, बट टेस्ट नहीं रहेगा फिर। अच्छा, स्कूल चालू हो गई है क्या? 10th 9th 10th वालों का चालू है ना पहले से ही। हाँ, तो आपका कुछ नहीं है। मेगा टेस्ट नहीं है क्या 11th का संडे को? यस, नहीं है। मंडे को रहेगा, मंडे को आने के बाद। हाँ, 11th के लिए। नाचो, हाँ नाचो गाओ झूम, पार्टियां मनाओ, नाचो गाओ, मौज करो। 9th 10th वाले मुझसे नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? विक्रांत सर से पूछेंगे, है ना। सब नोटिस आएगा आपको। मंडे को टेस्ट विल बी ऑन मंडे। सब नोटिस आएगा, नोटिस आएगा। अभी नोटिस आएगा, थोड़ी देर में आपको नोटिस आएगा। हाँ, कंफर्म है, कंफर्म है। देखो, टेस्ट नहीं है तो कितना खुश हो गए। टेस्ट संडे नहीं होके मंडे होगा बेटा। ना 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 ना, टेस्ट विल बी ऑफलाइन। टेस्ट हमारे सामने होगा फिर। हाँ, पहला दिन ही, पधारते ही आपके अवतरित होते ही आपके लिए टेस्ट रहेगा। हाँ, स्वैग से होगा सबका स्वागत। ठीक है, चलो ये लिख के डन करो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कम से कम आज तो पढ़ाई करते हैं, ये को रेडियस तो खत्म करते हैं, रेडियस, बेसिक रेडियस तो खत्म करते हैं। कब आना है सब बताया जाएगा। अब सवाल नहीं, अब सवाल बंद। मैंने देखो एक एक लाइन छोड़ा कि तुम बस 5 मिनट बर्बाद कर दिया तुमने। चलिए, लिख लिया, लिख लिया सबने। आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अभी नो नो अदर क्वेश्चन, क्लास में जो मैं पढ़ रहा हूं उसके अलावा कोई अलग क्वेश्चन नहीं। अब सारे क्वेश्चंस ऑफलाइन क्लास में मैं दूंगा। हाँ, तू टैब सब लेके आ जाओ, जिसको जिसको जो लाना है सब लेके आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, चलो। नाउ देखो, अब कभी भी अगर मुझे, जैसे अगर आपको दिया गया है कि डी एच एच जो है वो मेरा 0.74 है। 0.74 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, क्या वैल्यू होता है? एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ व्हाट? 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। हाँ, 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, है ना। तो अगर मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज 0.74 एंगस्ट्रॉम, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो बोला सर क्या सवाल पूछ रहे हो बच्चों वाली। 0.74 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आ गया आपका, आ गया। तो ये आ जाएगा कितना? 0.37 एंगस्ट्रॉम। बोला एकदम सिंपल सा सवाल पूछ रहे हो, एकदम आसान आसान सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, तो बोलता है अगर डी क्लोरीन क्लोरीन एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.99 एंगस्ट्रॉम है, तो बताओ रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम क्या होगा? बोला फिर से वही लल्लू सवाल। ये कितना हो जाएगा? अच्छा, 1.98 है, 1.98 एंगस्ट्रॉम। मैंने जवाब ही लिख दिया इसमें, 1.98 एंगस्ट्रॉम। काफी बड़ा होगा, है ना।
एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के साइज से काफी बड़ा है। क्लोरीन का साइज तो बड़ा होता है। तो 1.98 एंगस्ट्रॉम बाई 2, तो 0.99। हाँ, ए के ऊपर ये जीरो टाइप में दिया हुआ है। हाँ वही है, ये जीरो मतलब एंगस्ट्रॉम का यूनिट है। ए रेज टू दी पावर जीरो इज एंगस्ट्रॉम, ए नॉट। ठीक है। अच्छा, इवन डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन डायमंड ये पाया गया है, इज फाउंड टू बी 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो बोला क्या अब आपको रेडियस किसी का निकालना होमो एटॉमिक के लिए मुश्किल है क्या? बोला नहीं, अगर ये डेटा दिया हुआ है तो बड़ा आसान है, बस बाई 2 कर देना है एंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ, वी विल गेट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमें आसानी से मिल सकता है कि नहीं? अच्छा, अगर हेट्रो एटॉमिक दिया गया है, हेट्रो एटॉमिक दिया गया है, बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड कार्बन, सिलिकॉन एंड कार्बन इन, इनका जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं कार्बोरेंडम। ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, आपको आगे भी मिलेगा, कार्बोरेंडम। सिलिकॉन और कार्बन के बीच का कंपाउंड जो होता है उसको कार्बोरेंडम बोलते हैं, है ना? हाँ, ग्रेफाइट में थोड़ा अलग आएगा, यस, ग्रेफाइट में थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि बोला ना सराउंडिंग बदलने से, सराउंडिंग बदलने से चीजें बदल जाती है, कंडीशन बदलने से डिस्टेंस बदल जाता है, और ये सब अप्रोक्सीमेट है, दे आर नॉट रियल, क्योंकि रियल तो हो ही नहीं सकता है, रियल तो हमें मिल ही नहीं सकता है, तो हमें तो अप्रोक्सीमेट ही निकालना है। तो बोलता है कार्बोरेंडम में ये जो डिस्टेंस पाया गया है ये 1.93 एंगस्ट्रॉम पाया गया है, और बोलता है अगर आपको आरसी पता है 0.77 एंगस्ट्रॉम, तो क्या आप आर सिलिकॉन बता सकते हैं? बोला क्या पूछ रहे हो सर, इतने इतने लल्लू सवाल तो नहीं पूछे जाते। बोलता है लेकिन स्टार्ट तो ऐसे ही करना पड़ता है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, और अगर ये बहुत कम है तो क्या मैं डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी लगा सकता हूं? बोला हाँ लगा सकते हो। तो क्या मुझे आर सिलिकॉन मिल जाएगा? बोला हाँ मिल जाएगा। यस। हम्म। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का इंपॉर्टेंस क्या है पता लगेगा। देखो अभी बोल रहा है रेडियस क्यों पता करना, चलो अच्छी बात है, रेडियस से बहुत चीजें पता लगेगी। तो यहां से क्या मुझे आर सिलिकॉन मिल जाएगा? आर सिलिकॉन का वैल्यू बता दो मुझे, कितना मिलेगा? 1.16 एंगस्ट्रॉम। वही लोग ये भी अच्छा सवाल है कि सर ये एटॉमिक रेडियस पता करके आप कर क्या लोगे? क्यों पता कर रहे हैं? साइंस में कुछ भी अगर पता करना है तो उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए कि भैया आप एटॉमिक रेडियस पता क्यों कर रहे हो। तो चलो देखते हैं क्यों एटॉमिक रेडियस पता कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया, अगर होमो एटॉमिक है तो डिस्टेंस बाई 2, अगर होमो एटॉमिक नहीं है, दो वैल्यूज पता है, तो तीसरा वैल्यूज आसानी से निकाला जा सकता है, जैसे आर सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बनता नहीं है, ऐसा नहीं पाया गया है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, तो वहां से आर सिलिकॉन मिल जाएगा। ठीक है, लिख के करो डन, लिख के करो डन।
और मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, अराउंड 10 मिनट पहले क्लास लीव कर देते हैं। मैं क्या करूंगा, अगर किसी ने क्लास लीव किया 5 मिनट 10 मिनट पहले अभी इसके आगे, तो मैं क्या करूंगा, आपको पूरी तरह से ब्लॉक करवाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में क्या है यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि हर बार हम लोग इतना मूव करते हैं और फिर कोई बोलता है प्रीवियस स्लाइड। तनिष्क, ये प्रीवियस स्लाइड तो इतना समय दिया था ना लिखने के लिए। चलो फटाफट इसको लिख लो, फटाफट इसको लिखो। हो गया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। सर सिलेबस जहां तक पढ़ाया है सारा आएगा। कब है सिलेबस? मंडे को है ना टेस्ट, मंडे को है ना। वो सब आपको बताया जाएगा, मैंने बताया ना, अभी कोई सवाल नहीं पूछेगा, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं। अभी देर आई नॉट एंटरटेन एनी क्वेश्चन। चलो एक और सीधी सी बात है कि हम लोग जो देख रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस है ना। एक बात याद रखना कि जब कभी आप सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, तो हमेशा से सिंगल बॉन्ड वाला बड़ा होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड वाला बड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। ये होता ही होता है, ये होता ही होता है। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। तो जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ता वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो होता है वो छोटा होता जाता है ना। तो एलिमेंट्स may have multiple bond, elements may have multiple bond in compound which are which are always shorter than सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से हमेशा से छोटा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ यहां बता देता हूं, ये होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए यहां पर जो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस आया था वो 0.77 आया था, जो कि बड़ा होता है डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस से। इसका वैल्यू आता है 1.33 एंगस्ट्रॉम। इसका वैल्यू आता है 1.33 एंगस्ट्रॉम। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो और भी छोटा होता है। तो ये डेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना पूरे ऑर्गेनिक में ये काम आता रहेगा। ये डेटा याद करके रख लेना। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज 1.54, डबल बॉन्ड इज 1.33 एंड ट्रिपल बॉन्ड इज 1.20 और 1.22 कहीं भी लिखा रहता है। तो ये डेटा लिख लो। तो कभी सिंगल बॉन्ड जो होगा वो बड़ा होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड जो बड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। दिस इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो अगर इसका हाफ करते जाओगे तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, इसका हाफ करोगे तो डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, इसका हाफ करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस मिलेगा। तो जनरली हम लोग कोवेलेंट रेडियस के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, है ना। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस को ही जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। ये लिख लो, डन करो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि जहां पर जनरली कोवेलेंट बॉन्ड ना बन के मेटालिक बॉन्ड बनता है, मेटल के फॉर्म में रहता है, वहां क्या? तो हम लोग क्रिस्टल रेडियस या मेटालिक रेडियस की बात करते हैं, ठीक है। जल्दी लिखो। अब आते हैं,
बढ़ जाओ आगे, बोलो। नहीं, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते बैठो, है ना। आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब सेकंड टाइप का रेडियस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल रेडियस। क्रिस्टल रेडियस, और जिसे हम लोग मेटालिक रेडियस बोलते हैं। अब अगर आप मेटल की बात करो तो हमें पता है मेटल का एक एटम तो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे मेटल एक दूसरे के साथ जुड़ के, जैसे अगर मैंने आयरन, प्योर आयरन रॉड लिया है, तो उसमें सारे आयरन के ही एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं थ्रू मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि मेटल, जैसे कोवेलेंट, देखो कोवेलेंट नॉन मेटल कैसे होते हैं, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं, जबकि मेटल में ऐसा कोई शेयरिंग नहीं होता है, क्योंकि मेटल के पास तो खुद से ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, रेदर जो मेटल को आपस में पकड़ के रखने वाला बॉन्ड कहलाता है, हम उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, और ये सब हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, है ना। मेटालिक। अब सवाल हो सकता है ना, बॉन्ड मतलब क्या, जो एटम को साथ में रखता हो। तो बोला सर कोवेलेंट बॉन्ड में तो समझ में आता है कि दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन मेटालिक बॉन्ड में बॉन्ड कैसे बनता है, तो बोलता है यहां पर ऐसा नहीं होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को देता है, कोई एक्सेप्ट करता है, ऐसा यहां कुछ भी नहीं होता है। तो मेटालिक क्रिस्टल में, मेटालिक क्रिस्टल्स, इन मेटालिक क्रिस्टल, मेटल एटम्स, metal atoms held together are held together by metallic bonding, are held together are held together by मेटालिक बॉन्डिंग। अब मैं मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे रखता है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये आगे आने ही वाला है ना। तो बोलता है यहां पर तो कोवेलेंट, जो आप Y2 कर रहे थे, तो यहां पर यूज नहीं हो सकता है ना। यहां पर कैसे, यहां पर ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है कि मेटल में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण ये कंडक्टर की तरह काम करता है। ये आपने क्लास 8, 9, 10th में थोड़ा पढ़ा होगा, है ना। तो क्रिस्टल क्रिस्टल रेडियस या मेटालिक रेडियस क्या होता है, क्रिस्टल रेडियस या मेटालिक रेडियस क्या होता है, तो इट इज जनरली यूज्ड फॉर मेटल, इट इज यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर मेटल्स, है ना। in which in which in which it is assumed it is assumed that that अच्छा, ऐसे नहीं लिखते इसको, रुको एक मिनट, इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। व्हाट इज मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस, इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। it is defined as it is defined as one half of one half of distance between one half of distance between the nuclei of two adjacent atom two adjacent atom two adjacent atoms in metallic closed packed crystal lattice। ठीक है, तो बोलता है अगर मेरे पास मेटल में, देखो
एक याद रखना, न्यूक्लियस को डिटेक्ट कर पाना आसान होता है। तो मैं यहां मेटल में क्या करूंगा, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस पता करूंगा और उसका हाफ कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां जो रेडियस मिलेगा उसको मैं क्या कहूंगा, मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस कहेंगे, है ना। याद रख लेना कि कभी भी न्यूक्लियस को डिटेक्ट करना आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स जगह नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस का फिक्स जगह होता है। तो किसी भी दो फिक्स चीजों को लोकेट कर पाना आसान है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस पता लग गया और उनको हाफ कर दिया, तो ऑलमोस्ट आपको एक एटम का रेडियस मिल जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट होगा। सर क्रिस्टल लैटिस, लैटिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्या बोल रहा है, क्रिस्टल लैटिस। मेटालिक रेडियस क्या कैसे निकालते हैं, मेटल क्रिस्टल ले लो और दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो और बाई 2 कर दो, है ना। अब मेरा एक सवाल आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेटालिक रेडियस जनरली एक एटम, जैसे मान लो मैंने एक सोडियम के लिए लिया, मैंने सोडियम के लिए मेटालिक रेडियस निकाला है और मैंने सोडियम के लिए कोवेलेंट रेडियस भी निकाला है। आप बोलेंगे सर सोडियम के लिए कोवेलेंट रेडियस निकल सकता है क्या, बोलता है हाँ निकल सकता है। जैसे मैंने बोला था कि दो हेट्रोएटॉमिक ले लो, एक Na ले लो और दूसरा Cl ले लो, और वहां पर भले ही आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन याद रखना हर आयनिक बॉन्ड में थोड़ा ना थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। तो आप ऐसा मत समझना जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पर ही कोवेलेंट रेडियस निकलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से गलत है ना, ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। तो मैंने अगर सोडियम का मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों ही निकाला है, मैंने मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों ही निकाला है, तो क्या आप ये दो डेफिनेशन देखने के बाद आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा रेडियस ज्यादा छोटा होना चाहिए। मतलब दोनों में तो डिफरेंस आएगा, 100% दोनों में डिफरेंस आएगा। Yes, covalent radius is always smaller than metallic radius, याद रख लेना। कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो हमेशा से छोटा होगा मेटालिक रेडियस से। क्यों, क्योंकि मेटालिक रेडियस में कभी भी दो मॉलिक्यूल, दो एटम के बीच में कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, जबकि कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होता है। तो ये हमेशा से छोटा रहेगा मेटालिक रेडियस से। याद रख लेना ये बात कि कोवेलेंट रेडियस फॉर एनी मेटल, कोवेलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन मेटालिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट। तो अगर किसी के लिए कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस दोनों ही निकल रहा है, फिर भी आप पाएंगे कि कोवेलेंट रेडियस हमेशा से छोटा होता है ना। आगे बढ़े, तीसरे पॉइंट पे बढ़े। तो मेटालिक रेडियस कहां निकलता है, जहां पर मेटल क्रिस्टल है उनके बीच का डिस्टेंस निकाल के बाई 2 कर दो तो आपको, हाँ क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग होता है, तो ओवरलैपिंग होने के कारण आपको बाई 2 करोगे तो छोटा, थोड़ा छोटा मिलेगा ना, ये जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो नहीं मिलेगा, है ना। सर कोवेलेंट अलग, मेटालिक का वैल्यू भी अलग, फिर एक्चुअल रेडियस कौन सा। देखो एक्चुअल रेडियस कुछ भी नहीं होता है, मैंने बताया एक्चुअल रेडियस आप निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसका बाउंड्री फिक्स नहीं है। हाँ मेटालिक में कभी ओवरलैपिंग नहीं होता है, मेटल में जो बॉल होते हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स वैल्यू है सब, है ना। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब बोला तीसरी बात, तीसरा जो था वो वेंडर वॉल रेडियस कौन सी बनाए, ये तो समझ में आ गया, कोवेलेंट समझ में आ गया, मेटालिक तो समझ में आ गया। चलो कि मेटल के केस में मेटालिक बनता है, तो वहां पर अगर आप कोवेलेंट रेडियस मेटल के लिए निकालेंगे तो उससे अच्छा तो मेटालिक रेडियस होना चाहिए, है ना।
तो मेटल के लिए मेटालिक रेडियस यूज करो, नॉन मेटल के लिए जनरली कोवेलेंट रेडियस यूज करो। तो बोलता है ये वेंडर वॉल रेडियस का कंसेप्ट कहां से आया, ये वेंडर वॉल रेडियस होता क्या है और ये क्यों आया। मतलब तीन तरह के रेडियस आए, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि तीन तरह के रेडियस मेरे पास, एक तो कोवेलेंट रेडियस आया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ चलो भैया रेडियस तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के केस में कोवेलेंट रेडियस निकल जाता है और वो सबसे ज्यादा क्लोज होगा एक्चुअल वैल्यू से। तो कोवेलेंट रेडियस हम लोग जनरली नॉन मेटल के लिए निकालेंगे, मेटालिक रेडियस हम लोग जनरली मेटल्स के लिए निकालेंगे, क्योंकि मेटल जनरली कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता नहीं है। तो बहुत क्लोज जो होगा एक्चुअल वैल्यू के कौन होगा, मेटालिक रेडियस, मेटल के केस में मेटालिक रेडियस होगा। ये शायद मेटलॉइड के लिए होता होगा, नहीं नहीं। देखो अब वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है ये समझो। वेंडर वॉल्स रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस ध्यान से समझो। व्हाट इज वेंडर वॉल रेडियस? इट इज, पहले डेफिनेशन, इट इज half of the half of the distance, half of the distance between the nuclei of two non bounded, जो आपस में बाउंडेड नहीं है, it is the half of the distance between the nuclei of two non bonded neighboring atoms of two adjacent molecule in solid state। ध्यान से समझने का ट्राई करना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास सॉलिड स्टेट में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स है, अज्यूम करो मेरे पास मॉलिक्यूल बना है यहां पर, ये बॉन्डेड है, ये दोनों एटम बॉन्डेड है ना, और सॉलिड स्टेट में दूसरा मॉलिक्यूल भी है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल में ये जो मॉलिक्यूल और ये जो मॉलिक्यूल है दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग किसके बीच में है, बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में। तो बोलता है इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स। ये एक एटम है और ये एक एटम है, इन दोनों एटम के बीच का जो नॉन बॉन्डेड है उनके बीच के डिस्टेंस बाई 2 को अगर आप करेंगे तो ये जो निकलेगा वो निकलेगा वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है, ये d/2 होता है, जहां पर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगा तब। जैसे अज्यूम करो यहां पर मेरे पास Cl और ये Cl है, ये Cl और ये Cl है, दोनों Cl ने आपस के साथ बॉन्ड बनाया, ये दोनों Cl ने आपस के साथ बॉन्ड बनाया, बट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जो आपस में बाउंडेड नहीं है, वो क्या निकाल के देंगे, वो आपको वेंडर वॉल रेडियस निकाल के। बोला सर ये वेंडर वॉल रेडियस का लेकिन एप्लीकेशन क्या है, जब मेरे पास कोवेलेंट रेडियस है तो आप क्या फालतू में वेंडर वॉल रेडियस निकाल के क्या पता करना चाहते हैं, बात समझ में आ रही है। बोला देखो ये फालतू नहीं है, एक्चुअली एक्चुअली नोबल मेटल्स के लिए, केवल नोबल गैस के लिए, नोबल गैस के लिए केवल आपको वेंडर वॉल रेडियस मिलेगा, ना उसके लिए आपको कोवेलेंट रेडियस मिलेगा, ना कि मेटालिक रेडियस मिलेगा। बात समझ में आ रही है। फॉर नोबल गैस we will only have van der Waal radius with us। हमें केवल वेंडर वॉल रेडियस, तो वेंडर वॉल रेडियस केवल नोबल गैस के लिए मिलता है क्या, नहीं। बोलता है वेंडर वॉल रेडियस का डेफिनेशन ये है
लेकिन नोबल गैस के लिए आपके पास केवल वेंडरवॉल रेडियस है, उसके अलावा आपके पास नोबल गैस के लिए आपको कोई दूसरे तरह का रेडियस नहीं मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो तीन तरह के डेफिनेशन क्यों मिल गया? पहला मिल गया नॉन मेटल के लिए कोवेलेंट रेडियस, मेटल के लिए मेटालिक रेडियस और नोबल गैस के लिए वेंडरवॉल रेडियस। लेकिन क्या वेंडरवॉल रेडियस केवल नोबल गैस के लिए? बोलता नहीं। वेंडरवॉल रेडियस क्या है? वेंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड। देखो ध्यान से सुनो, ये एक क्लोरीन और ये एक क्लोरीन है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों सामने सामने तो हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं। तो जो नॉन बॉन्डेड क्लोरीन एटम है या दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके हाफ को हम लोग वेंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। लेकिन ये कब होता है? सब सॉलिड स्टेट में कैलकुलेट होता है। कल पे समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, क्लोरीन गैस को लिक्विफाई किया, फिर सॉलिडिफाई कर दिया। अब ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, दूसरा क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल, अब क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में जो दो एटम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड नहीं है, उनका डिस्टेंस निकाला, बाय 2 किया, उसको वेंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। मतलब नोबल गैस के लिए केवल एक ही रेडियस होगा और वो बाकी के मेटल को भी अप्लाई है। हाँ, और ये बाकी के मेटल को भी अप्लाई है। बोलता है वेंडरवॉल रेडियस सबके लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए वेंडरवॉल। जब वेंडरवॉल मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े नहीं और क्लोज है, तो उससे अगर आप डिस्टेंस निकालोगे और बाय 2 करोगे तो उसको वेंडरवॉल रेडियस कहेंगे। लेकिन वेंडरवॉल रेडियस फॉर नॉन मेटल और एक्चुअल रेडियस में बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा, वो कोई आपको अच्छा वैल्यू नहीं देगा। लेकिन नोबल गैस के लिए वेंडरवॉल रेडियस के अलावा आपके पास कोई रेडियस आपके पास अवेलेबल ही नहीं। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? और वेंडरवॉल रेडियस कभी भी काफी बड़ा होगा। तो मैं एक बात तो और कह सकता हूं कि किसी भी एटम के लिए कोवेलेंट रेडियस छोटा होता है मेटालिक रेडियस से, और मेटालिक रेडियस कभी भी छोटा होगा आपके वेंडरवॉल रेडियस से। मतलब ज्यादा ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन देता है? कोवेलेंट रेडियस। तो जहां पर भी कोवेलेंट रेडियस मिल सकता है वहां कोवेलेंट रेडियस लेना चाहिए। जहां कोवेलेंट रेडियस नहीं मिल सकता है वहां मेटालिक रेडियस से काम चलाना चाहिए। और जहां मेटालिक दोनों नहीं मिल सकता है तो वहां आपके पास, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, हम लोग तो असफल थे ना एटम का साइज को पाने के लिए, तो एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है यार। अभी आप ये मत बोलो सर ये रेडियस इसका बाय 2 करोगे तो कहां मैच हो रहा है ये। बोला चलो कुछ तो मिला, इससे पहले कुछ नहीं पता लग रहा था रेडियस के बारे में, अभी कुछ तो पता लगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही सही, लेकिन पता तो लग रहा है हमें। बात समझ में आ रही है? बोलो एक बार थम्स अप करो अगर क्लियर है तो। अगर ये तीनों रेडियस समझ में आ गया तो अब ये तीन रेडियस क्यों आया, ये समझ में आया क्यों लेके आए हम लोग? कोवेलेंट रेडियस क्यों, मेटालिक रेडियस क्यों, वेंडरवॉल रेडियस क्यों? कि भैया आपने तो बोल दिया था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस मेजर कर लो, बस बोलता है ये तो कोई नहीं कर सकता है, ये किसी के बस में ही नहीं है। तो बोला फिर कैसे निकाले? तो फिर उन्होंने बोला रुको, तुम ये नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस तो पता कर सकते हो ना। बोलता है हाँ, न्यूक्लियस को डिटेक्ट करना आसान है। तो बोलता है चलो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस पता करो और बाय 2 करो। तो बोलता है अच्छा, लेकिन जब दो न्यूक्लियस आपस में सामने सामने है तो अलग अलग बॉन्ड बना के। तो बोलो लो तीन तरह के अगर अलग अलग बॉन्ड बनते तो मैं तीन तरह का डेफिनेशन भी दे देता हूं। हाँ क्लास बंद कर रहे, थैंक यू क्लास बंद हो रहा है।